मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। इस चैप्टर में हमको बायोमॉलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजी के अंदर में जो सेल के भीतर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे एलिमेंट से कंस्ट्रक्ट होकर उन सारे मॉलिक्यूल्स के जो बायोलॉजी में या सेल के मेटाबॉलिज्म या सेल की सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, हम तो जो भी समझे उसको आज पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल कहलाएंगे। मतलब एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे सेल के, जो सेल की एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट वर्क प्ले करने वाले हैं। कॉमन से है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ लिटरेचर है, मतलब इंट्रोडक्टरी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लैनेट के अंदर में, धरती के ऊपर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर है ना, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर है, जो एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह पर, ज़मीन, हवा, पानी, बर्फ़, सभी जगह पाए जाते हैं। और इनके फॉर्म भी अलग अलग, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट भी है। हम जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में लास्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ चुके हैं ना। उसके आगे हम जब सोचते हैं, द सेल हैव प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूमरस केमिकल मॉलिक्यूल। सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता, उसके अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म होगा, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म में छोटे छोटे, हम छोटे ही बोलेंगे, हमको दिखाई देते नहीं इसलिए छोटे कहेंगे, लेकिन एक्चुअली में छोटे नहीं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। नोन एज सच केमिकल्स मॉलिक्यूल नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है जो सेल साइटोप्लाज्म के या प्रोटोप्लाज्म के अंदर में होते हैं। उनका इम्पोर्टेंस होता है और उनका पर्टिकुलर फंक्शन भी होता है। बायोकेमिस्ट्री, नया वर्ड आया आपके लिए, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मीन्स द केमिस्ट्री विच इज एसोसिएट और बेसिकली इंक्लूडेड इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर में जो केमिकल्स आते हैं उसको, उनकी स्टडी आती है। बायोलॉजी के the branch of biology which deals with the molecules or elements or chemicals and their studies known as biochemistry। बायोलॉजी के अंदर में आने वाले केमिकल्स या उसके स्ट्रक्चर को जब स्टडी की जाती थी उसको, या उसका यूज़ होता है, तो उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इट इज़ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दैट प्रोवाइड अस द आइडिया अबाउट द केमिस्ट्री इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री क्या होगी, उनके फंक्शन क्या होंगे, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर में स्टडी की जाता है। इसके बायोकेमिस्ट्री के थ्रू सॉरी फाउंडेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑल द बायोमॉलिक्यूल प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन विद इन द सेल, between the cell, as well as chemical basis inheritance and disease of animals and plants। ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, समझ लीजिए। बायोकेमिस्ट्री का फ़ायदा कहाँ होगा? केमिस्ट्री हमको क्या समझाता है? हमारे बायोलॉजी के अंदर में सारे प्रोसेस होने वाले हैं, सेल्स के अंदर में होने वाले सारे प्रोसेस। अब सारे प्रोसेस मतलब कैसे, हम जानते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, अभी तक आप भी पढ़ चुके हैं और पढ़ा है कि प्लांट्स फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के मदद से। बराबर पढ़े ना आपने कि प्लांट्स सनलाइट के मदद से क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। क्या? बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जस्ट लाइक द ग्लूकोज सैकराइड्स बनाते हैं। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे कम्युनिकेशन कैसे से होगा? हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन सोचता है और हम हाथ पैर हिला देते हैं, हमारी आंखें देखती है और हम वो क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। हमें बोलना होता है, बोलती है ज़ुबान, सोचता है दिमाग। तो ये कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेल्स,
बहुत सारे सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा, आदान प्रदान कैसे होता है, कारण क्या है, और किस थ्रू, कौन से का माध्यम से, कौन से मीडियम से ये कम्युनिकेशन होता है, हमको ये समझना पड़ता है। एज वेल एज अगर हम देखें केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्यों हम अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, है ना, क्यों आम की गुठली डालने से ही आम का भी पेड़ निकल आता है, क्यों जामुन की बीज डालने से ही जाम का पेड़ निकल आता है ना, जामुन का पेड़, जामुन का पेड़, बीज, जाम का बीज, जाम का पेड़, इंसान का बच्चे इंसान की तरह, क्यों, इट इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम इसको डिटेल में 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा डिसीज कैसे होती है, क्या कारण है, हम कहते हैं कैंसर बहुत डेंजरस होता है, कैंसर में ऐसा क्या हो जाता है, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएट विद और रिगार्डिंग विद द बायोमोलिक्यूल्स। हम बायोमोलिक्यूल्स को ही इसके अंदर में सब कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस भी अगर समझे तो बायोमोलिक्यूल्स, कम्युनिकेशन भी पढ़े तो बायोमोलिक्यूल्स, प्रोसेस अगर फोटोसिंथेसिस देखे हमने, रेस्पिरेशन देखे तो बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकिंग एंड मेकिंग, डिसीज भी बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू ही होते हैं। नाउ केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स लाइक, अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसमें देखते हैं हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, कैसे, कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड अदर, दे आर इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर इन ऑल लिविंग फॉर्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनके अलावा दूसरा कोई अलग से मिलते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। These are the main important elements which is present in all living organism. इसके बाद में अगर देखते हैं हम, they are रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। हर टिश्यू के अंदर में सेल्स के का एक निश्चित रिस्पेक्टिव यूनिट होता है, उसके ना मोर देन दैट और लेस देन दैट, उसके कम ना ज़्यादा रहेगा। ये केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बेसिक 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक द, उसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अभी तक माइक्रो दिखा होगा, है ना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, सेल के अंदर में रहेगा उतने साइज का लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल के जुड़ने से मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली मिलेंगे, उसके पॉलीमर्स मिलेंगे, उनकी लंबी चेन मिलेगी, उसको कहा गया है, इस पॉलीमर को बनाने के लिए मोनोमर का इस्तेमाल होगा। मोनो मतलब सिंगल, एक, पॉली मतलब बहु, बहुत सारे, मोर देन, मल्टीपल। तो जब बनेंगे मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बनेंगे, छोटे छोटे मोनोमर से पॉलीमर बनेंगे। एग्जाम्पल दिया है, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड, लिपिड आर सॉल्यूबल वाटर और इनसॉल्यूबल इन फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल वेट एज कंपेयर विद द मैक्रोमोलिक्यूल। ये पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बहुत छोटे होते हैं, लेस वेट के होते हैं, और ये इट इज़ इनसॉल्यूबल और रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन ये पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो दीज आर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। चलो आपकी बुक का एक चार्ट देख लेते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स का, है ना। बायोमोल देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल में 2 भाग दिया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना आप, केमिस्ट्री में है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वैसा ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया। अब ऑर्गेनिक में कैसे है, मैक्रोमोलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स। अब बड़े मॉलिक्यूल कैसे, जैसे मैंने अभी यहाँ कहा अभी कि ये दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। सेम देखिए, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीपेप्टाइड, नाम आया वही मैक्रोमोलिक्यूल। तो माइक्रोमोलिक्यूल कौन से जो गया अभी, लिपिड्स,
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये थोड़ा अलग से है आपके लिए, ठीक है। लिपिड्स पड़े हैं, समझे है। अब ये हो गया ऑर्गेनिक जो बनते हैं। अब इनऑर्गेनिक कौन से एलिमेंट्स? प्राइमरी एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। प्राइमरी एलिमेंट को से जब हमने स्टार्ट किया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दीज आर द प्राइमरी एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो पढ़े हमने वो। ट्रेस एलिमेंट थोड़े अलग रहेंगे, जो काम के तो है लेकिन प्राइमरी नहीं है, लेकिन इनके बगैर काम भी नहीं होता है, जैसे बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, मोलिब्डेनम, निकेल, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट्स। दीज आर द ट्रेस एलिमेंट्स। मीन्स अगर हम देखें, समझने के लिए इनको स्टूडेंट बताता हूँ मैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारा आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन नाम सुना है कई बार, है ना। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है वो हीमोग्लोबिन, उसको पढ़ेंगे डिटेल में अगले साल। तो हीमोग्लोबिन में बेसिक क्या होगा? बेसिक होगा दिस वन, कहा गया है ये रहा आयरन। तो क्लोरोफिल भी नाम सुन गए आपने, हीमोग्लोबिन के जैसे क्लोरोफिल प्लांट में होता है, तो उसका बेसिक कौन सा है? दिस आर मैग्नीशियम। कहा गया मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, है ना। तो ये क्या होता है? बेसिक एलिमेंट्स भी होते हैं। जिंक हमको इम्यूनिटी के लिए बहुत बूस्टिंग करता है, इंपॉर्टेंट। कॉपर इम्यूनिटी बहुत बूस्टिंग करता है। सोडियम तो जानते ही आप, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सीधे सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। तो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स विच आर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड हैव वेरी इन फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन। अगर हम देखें कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा, तो उसमें सल्फर भी होगा, कहा गया पोटेशियम भी होगा, सल्फर नहीं होगा, पोटेशियम होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसे है? जुड़े हुए हैं। इन इनऑर्गेनिक थिंग से ऑर्गेनिक चीज़ें बनती है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये सब सेल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको बायोमॉलिक्यूल्स कहा गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे हम। पहला टॉपिक लेते हैं आज बायोमॉलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट, जिसको सैकेराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, इसको सैकेराइड सेकंड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सैकेराइड्स यानी क्या, या कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, आपने पढ़ा है कई बार, आई होप सो कि आपने उसके पहले भी जो 11 के पहले 10 तक ये पढ़ चुका है, फिर भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलो, वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, कार्बन का हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है इसको, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं, इसलिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। क्योंकि कार्बन इज द मेन एंड बेसिक यूनिट और बेसिक एलिमेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स। दे आल्सो कॉल द सैकेराइड्स, पहले बोल चुका मैं, इसको सैकेराइड्स भी कहा जाता है। अब ये सैकेराइड कहो या कार्बोहाइड्रेट कहो, ये बनते कि किन चीज़ों से, कौन से एलिमेंट से बनते हैं? तो इट इज़ बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ जस्ट 3 एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? जस्ट 3 एलिमेंट्स। कौन से? दी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। कैसे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं, कोई तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट्स नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है CH2O, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। CH2 जनरल इम्पोर्ट फार्मूला है, इसको ब्रैकेट में N लिखा हुआ है ना यहाँ पर। इसका मतलब है N फॉर नंबर्स, N फॉर नंबर्स मतलब यहाँ पे 2 लिख दिए तो 2 CH2O रहेंगे, 2, 3 रहेंगे तो 3, 5 रहेगा तो 5, 50 रहेगा तो 50। N फॉर रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर्स, ओके। तो इसका जनरल फार्मूला है CH2O ब्रैकेट N, ओके। दे कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज कंपेयर विद फाउंड इन द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर में क्या है? वाटर फार्मूला H2O बराबर है। अब बचता क्या है? C लगाने का, तो फार्मूला तो बन गया CH2O,
है ना। तो इसको कैसे करते हैं कि इट इज़ बेसिकली वाटर फॉर्म मिलता है, इसलिए इसको कहा गया है सेम एज अ वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ब्रोक डाउन, कैन बी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और इस दौरान जब ये टूटेगा तब उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखते हैं, ग्लूकोज नाम सुना है आपने, है ना। जब खेलते हो बहुत थक जाते हैं आप स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज का पानी पी लेने तो फ्रेशनेस लगता है। अब फ्रेशनेस क्यों लगता है? ग्लूकोज का पानी पीने से जब हम ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करता है तो ग्लूकोज नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट, ये टूटता है मतलब उसका ब्रेक ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण उसमें एनर्जी निकलती है, इट रिलीज द एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज इन आवर बॉडी फंक्शनिंग और सेल्स एक्टिविटी। इसीलिए कुछ समय के बाद हमें बहुत फ्रेश लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सेल की जो थकान है, जो एनर्जी कम होने से जाती है, वो उसको रीगेन हो जाती है, और इसलिए हमारे को फ्रेशनेस लगता है और एनर्जी फिर से शरीर में आ जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी बनती है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, अब उसके शुगर यूनिट मतलब मोनोमर या सिंगल यूनिट के बेस पर कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। समझ में आया? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब मोर देन टू। ठीक है, तो ये आपके बुक का ही चार्ट फिर से समझ लेते हैं हम इसको, कि इसमें क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके तीन: मोनो, डाई एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब मोर देन टू। अब मोनोसैकेराइड में कैसे आएंगे? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स the monosaccharide are classified on the basis of carbon atom, just like the 3, 4, 5, 6, 7 and more than that, उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो इसी आधार पर इस मोनोसैकेराइड का डिस्टिंग्विश किया है। लेकिन स्टूडेंट, भले ही 7 का क्यों ना हो या 3 का क्यों ना हो, these monosaccharide cannot be further oxidized or hydrolyzed। ऐसे मोनोमर्स को इनके छोटे स्वरूप में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये खुद ही सबसे छोटे यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है सैकेराइड्स के। मतलब इनको तोड़ने से छोटे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। भले ही ये टूटेंगे, लेकिन ये टोटल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इनके टूटने से एनर्जी बन जाए निकलेगी, लेकिन ये इनसे छोटे स्वरूप में, इनसे छोटे फॉर्म में ये नहीं आते हैं। मतलब अगर समझो कि ये यूनिट है, इनको तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, इनसे छोटा फॉर्म नहीं बनता है। मतलब इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सैकेराइड्स। ओके, डाइसैकेराइड्स, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, मोनोसैकेराइड या 2 शुगर मॉलिक्यूल, समझने के लिए। मतलब ऐसे है जिसमें एक नहीं 2 से जुड़ा हुआ है। मतलब समझ लो कि ये एक है और एक दूसरा है, ये दोनों एक मोनोमर है, इनको जुड़ गया तो ये डाइसैकेराइड हो गया। मतलब डाइसैकेराइड हो गया, इसका मतलब अगर समय हमको ज़रूरत पड़ी या सेल को ज़रूरत पड़ी तो उसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड बन जाएंगे। मतलब इनको तोड़ने से, डाइसैकेराइड को तोड़ने से मोनोसैकेराइड बन सकते हैं, लेकिन मोनोसैकेराइड कभी भी नहीं ब्रेक होता है, वो उससे सबसे छोटा फॉर्म होता है, इसलिए वो इससे छोटे में डिवाइड नहीं हो सकता है। अब तीसरा बचता है पॉलीसैकेराइड्स, है ना। पॉली मीन्स बहुत सारे, मोर देन 2, तो उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इनको हाइड्रोलाइज करके डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में कन्वर्शन हो सकता है। समझ में आया ना।
मोनोसेक्राइड को तोड़ नहीं सकते, ये सब छोटे फॉर्म में है। डाइसेक्राइड को तोड़कर दो मोनोमर बना सकते हैं या मोनोसेक्राइड बना सकते हैं। पॉलीसेक्राइड का मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, उनको हाइड्रोलाइज करके मोनोसेक्राइड बना सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके डिस्प्ले पे बहुत सारा दिखाई दे रहे हैं मोनोसेक्राइड के, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है। जैसे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल है। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। स्टार्च नाम सुना है, हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, है ना। सेलुलोज, ग्लाइकोजीन्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, ये होमो हो गया, ये हेट्रो हो गया, दो टाइप हो गए, उसके अलग अलग हम पढ़ने वाले बाद में। तो ये स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजीन, दीज आर द पॉलीसेक्राइड। स्टूडेंट हमको ये नाम याद रखने हैं कि मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल पूछ लिया आपको एग्जाम में, गिव द 4 नेम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। तो आपको ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस ये नाम याद रखने हैं। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल पूछ लिया आपको, तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये डाइसेक्राइड के नाम ही आपको याद रखने हैं। पॉलीसेक्राइड्स के 2 टाइप, होमो और हेट्रो, हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके भी एग्जाम्पल लिखना है, ध्यान रखना है। स्टार्च है, सेलुलोज है या ग्लाइकोजिन है, दीज आर द पॉलीसेक्राइड्स। तो ये आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं ताकि आपको जब जब एग्ज़ाम में आए तो इसके आपको एग्जाम्पल पता हो कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल के नाम कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते चलो। मोनोसेक्राइड आज ख़त्म कर डाल देंगे। मोनोसेक्राइड्स, मोनो मतलब सिंगल, सिंपल, यूनिट, वन, है ना। सिंपलेस्ट शुगर हैविंग। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये मोनोसेक्राइड्स के कैरेक्टर्स है। 3 से 4 कैरेक्टर आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। पहला कैरेक्टर, इट इज़ द सिंपलेस्ट शुगर, इट इज़ द सिंपलेस्ट शुगर। दूसरा पॉइंट, इट हैव क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल समझते ना आप? क्रिस्टल का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसका आकार कभी नहीं बदलता और उसका आकार जब भी बनेगा वो उसी शेप में होता है। आपने बड़ी गड़ी शक्कर देखे होंगे स्टूडेंट, या आपके घर में शक्कर तो ऑलरेडी होगी, बहुत छोटी होती समझ में नहीं आता, लेकिन आप अगर देखोगे घर के शक्कर में मिलने वाली शक्कर, तो वो आपको शक्कर हेक्सागोनल शेप में मिलती है। मतलब आपको दिखेगी चौकोन इस तरह से साइड से देखने पर, लेकिन उसमें भी आप देखोगे तो इस तरह से शेप नज़र आएगा आपको, सॉरी इस तरह से शेप। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको इस तरह से ये हेक्सागोनल नज़र आएंगे स्टूडेंट, इस तरह से। ऊपर से देखोगे स्क्वायर नज़र आएगी, साइड से देखोगे तो हेक्सागोनल नज़र आएगी। तो ये छोटी आपके घर में मिलने वाली शक्कर, इसको देखो, या बड़ी शक्कर मार्केट में मिलती है वो देखो। शेप बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन शेप साइज बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन शेप हमेशा सबका सेम ही रहेगा। छोटे घर में मिलने वाली छोटी सी उस शक्कर को अगर हम महीन से महीन भी पीसेंगे तो भी उसका शेप ऐसा ही, इस तरह से ही होगा। मतलब देयर शेप बिकम कांस्टेंट, साइज विल बी चेंज। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब छोटे से छोटा जाएगा तो भी ये इसी शेप का होगा। इसको कहते हैं क्रिस्टल इन स्ट्रक्चर। आई होप सो समझ में आ गया क्रिस्टल का मतलब क्या होता है आपको। तो ये कैसे रहेंगे? क्रिस्टल फॉर्म कैसे रहेंगे? सिंपल रहेंगे, पहला सिंगल यूनिट रहेंगे, क्रिस्टल इन स्ट्रक्चर रहेंगे। हमेशा इनका टेस्ट स्वीट होगा, स्वीट इन टेस्ट। तीसरा कैरेक्टर स्वीट इन टेस्ट, मोनोसेक्राइड इज स्वीट इन टेस्ट। पहला, मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर। दूसरा, मोनोसेक्राइड आर क्रिस्टल इन फॉर्म। तीसरा, मोनोसेक्राइड आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेक्राइड इज सॉल्यूबल इन वाटर। समझने के लिए एग्जाम्पल हम शुगर का लेते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है शक्कर, खाने में मीठी लगेगी और पानी में घुलेगी। ये मोनोसेक्राइड। आप ग्लूकोज लाते हो ना पैकेट से, मार्केट से लेकर, मेडिकल से लेकर, तो वो भी तो टेस्ट होता है उसका
मीठा लगता है और पानी में घुल जाता है। तो दीज आर द मोनोसेक्राइड्स। ये एक लाइन जो है आपकी, ये उसके 4 कैरेक्टर को इंडिकेट करती है। अगर बोला गिव द कैरेक्टर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तो आपको ये 4 कैरेक्टर देना है। सिंपलेस्ट शुगर, क्रिस्टलाइन इन फॉर्म, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ये पहले बोल चुके हैं हम कि ये सब सिंगल होने के कारण, सबसे छोटे होने के कारण ये हाइड्रोलाइज, इससे छोटे स्वरूप में नहीं तोड़े जा सकते। कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। इससे छोटे मॉलिक्यूल में मोनोसेक्राइड को नहीं तोड़ा जा सकता है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ये मोनोमर्स है, मतलब यूनिट है, ब्रिक है जो बिल्डिंग बना सकते हैं। मतलब समझ रहे, ब्रिक, ईटा, ईटे को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग मतलब हमको सेल के अंदर बिल्डिंग नहीं बनानी है, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल बनाना है, जैसे डाइसेक्राइड बनाना है, पॉलीसेक्राइड बनाना है, तो उनके लिए क्या लगेगा? मोनोसेक्राइड। इसलिए बोला गया बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बड़े कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ये मोनोसेक्राइड का इस्तेमाल होता है। दे आर जनरली इंपेरिकल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, CH2O, CH2O ब्रैकेट N, मतलब N फॉर नंबर्स ऑफ, N कैन बी 1 2 3 to 7 मीन्स नंबर्स ऑफ कंटेंट यूनिट मोनोमर्स। ध्यान रखेंगे ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का स्टैंडर्ड फार्मूला। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। 3 है ट्रायोज, 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज और 7 है हेप्टोज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मोनोसेक्राइड्स containing aldehyde CHO group, क्लासिफाइड एल्डोज शुगर, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा उसको एल्डोज शुगर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एल्डोज शुगर। जस्ट लाइक द ग्लूकोज, जाइलोज, दीज आर द एल्डोज शुगर, है ना? कौन से? जिसमें CHO ग्रुप होगा, जस्ट लाइक दिस वन। ये कैसे लिखते हैं पता ना आपको? कैसे लिखते हैं? तो ये अगर है तो CH2O है, इसको लिखते कैसे है? C, यहाँ पर 2H जगह कम होने का लिख रहा है स्टूडेंट, हो गया? और इस तरह से लिखा जाएगा, या डबल इधर से जोड़ दिया जाए, नहीं डबल तो नहीं होगा, सिंगल ही होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी उतनी होती है 4 होती है। तो एक मिनट छोटा लिख देते ना, कंफ्यूजन हो रहा है। CO, यहाँ का आ गया OH, है ना? तो यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ पर भी H, तो हो गया, सॉरी फिर गड़बड़ हो गई, हाँ H मतलब CH2OH। तो उसको हम अगर देखें तो ये हो गया CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है? तो उसको कहते हैं एल्डोज शुगर, इसको कहते हैं एल्डोज शुगर। तो जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, तो उसको कीटोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोज शुगर। जस्ट लाइक द राइबुलोज एंड फ्रुक्टोज, दीज आर द कीटोज शुगर। तो इसमें किसमें? मोनोसेक्राइड में 2 बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, CH एल्डिहाइड ग्रुप रहो या कीटोन ग्रुप रहो, उस बेस पर उसको एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर कहा जाता है।
एल्डोज शुगर, ग्लूकोज, जाइलोज एंड कीटोज शुगर आर दी राइबुलोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहला एल्डोज शुगर को एग्जाम्पल लिया है शुगर। ग्लूकोज, ग्लूकोज पता है आपको, सबको पता है ना, मीठा लगता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। फ्यूल समझते हैं ना, ईंधन। ईंधन क्यों लगेगा रे हमको? हमको सारी एक्टिविटी करने के लिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मैं बोलने के लिए सोच रहा हूँ आप सुनने के बाद समझ रहे हैं, इस सारी प्रक्रिया में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती नहीं है। जस्ट लाइक दैट ग्लूकोज इज द फ्यूल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके टूटने से ही हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको फ्यूल कहा गया है। इट इज concentrations in human blood about 90 milligram per 100 ml of blood। स्टैंडर्ड में आफ्टर मील या बिफोर मील, सॉरी, खाना खाने के पहले हमारे ब्लड के अंदर में 90 मिलीग्राम का ब्लड के अंदर में ग्लूकोज कंटेंट हमेशा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसका 10-20 ऊपर होता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं या इसके नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं हम, ये प्रॉब्लम हो जाती है, या ये तो डिसऑर्डर है एक्चुअली में। नॉर्मली में कम ज़्यादा होता है तो ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये हमेशा रहता है तो उसको हम शुगर की पेशेंट जिसको कहते हैं कॉमनली ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड में 90 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट एंड सॉल्युबल डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज ये स्मॉलेस्ट साइज का होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। मॉलिक्यूल अलाउ देम टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल। ये इतने छोटे होते हैं कि ये एक सेल से दूसरी सेल तक आसानी से जा सकते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको कोई बैरियर, प्लाज्मा में जो पढ़ चुके हम उसके थ्रू ये आसानी से चले जाते हैं। ये टूटने से एनर्जी रिलीज होती है व्हेन मॉलिक्यूल इज मेटाबोलाइज, मतलब ब्रेक डाउन या डाइजेशन हो जाता है, जो रिस्पिरेशन के थ्रू होता है, तब एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा एग्जाम्पल है गैलेक्टोज। दे आर लुक लाइक सिंपल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तरह ही होगा। दे कैन आल्सो बी एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा गैलेक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोज ऐसे दो फॉर्म में होंगे। गैलेक्टोज रिएक्ट विथ ग्लूकोज टू फॉर्म डाइसैकेराइड। गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब रिएक्ट होगा, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज जब रिएक्ट होता है तब डाइसैकेराइड बनता है लैक्टोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, लैक्टोज। ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म, ये अनदर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। गैलेक्टोज कैन नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे टूटने से रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वैसे गैलेक्टोज नहीं करता है। फ्रुक्टोज, लास्ट वन इज द फ्रुक्टोज। इट इज द फ्रूट शुगर, फ्रूट से मिलने वाली शुगर, इसको फ्रुक्टोज का, फ्रूट का फ्रुक्टोज का मतलब यूनिमर्स या मोनोमर्स। फ्रुक्टोज शुगर कहा जाता है या फ्रूट शुगर कहा जाता है। इट इज केमिकली कीटोन ग्रुप, इट इज कीटोहेक्सोस, बट दे आर 5 एटम रिंग रादर देन 6 एटम रिंग। ये इनमें कीटो शुगर होता है, ये 5 रिंग का होता है, क्योंकि हम जानते हैं 5 रिंग इसलिए है क्योंकि कार्बन अपनी वैलेंसी 4 को मेंटेन करता है। अगर वो डबल बॉन्ड बनता है, हमने देखा कि उसका क्या है कीटोस का फार्मूला, C+O है ना। तो ऐसे वक्त ये सिर्फ बनेंगे कितने, 5 रिंग कंपाउंड बनता है, इसीलिए द फ्रुक्टोज आर 5 रिंग कंपाउंड, नॉट 6 रिंग कंपाउंड। आगे बढ़े। फ्रुक्टोज रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म सुक्रोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को जब मोनोमर जुड़ते हैं तो सुक्रोज बनता है, आर द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में अभी से। कौन से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, सुक्रोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, सुक्रोज। दिस आर द
मोनोसेक्राइड्स। ठीक है स्टूडेंट, हम कल नेक्स्ट वीडियो में डाइसेक्राइड को समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा है इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए, समझने का जो पढ़ा के हो गया उनको समझे। ठीक है, थैंक यू।